स्किप नहीं हुआ है, कंप्लीट चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा। कल 2 टेबल थी, कल वाले जो वीडियो था उसके अंदर 2 टेबल थी, वो दोनों टेबल आपको बनानी थी। जो एज ए बोर्ड है जो उसको मैं एक चार्ट के रूप में लेकर चल रही हूँ, तो वो चार्ट के तरीके से आपको भी वो 2 टेबल बनानी थी। और आज का जो आपको सामने दिखाई दे रहा है इसको भी आपको एक टेबल के रूप में बनाना है। तो आज का जो वर्ण विचार का टॉपिक है, आज का अब जो हमारा वर्ण विचार का टॉपिक है, जो पेंडिंग बचा हुआ है वर्ण विचार के विषय में, आज हम उसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, हमने कल पढ़े थे कुल स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, वर्ण किसको कहते हैं, स्वर के भेद कितने होते हैं, और जो व्यंजन है वो कुल कितने होते हैं, यानी कि कुल व्यंजन कितने, मूल व्यंजन थे 33 यानी कि 33, कुल व्यंजन थे 39 और कुल वर्ण थे 52। और वो कैसे बने थे वो भी मैंने आपको बताया था सारा। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, य र ल व। और उष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसी तरीके से हमने उच्चारण स्थान देखे थे कि कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और हमारा था ओष्ठ है। और कुछ वर्ण हमने देखे थे जिनका उच्चारण स्थान था वो 2 अंगों से मिलकर, यानी कि मुख के 2 अवयवों से मिलकर किया जा रहा था, वो भी हमने देखा। संयुक्त अक्षर का, संयुक्त व्यंजन का उच्चारण स्थान भी हमने कल बताया था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं कि जो स्वर हैं उनको उच्चारण स्थान पर हमने कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य में जो स्वर आने वाले आते हैं, याद हो तो आप, अगर वीडियो आपको याद हो तो आप याद कीजिएगा कि मैंने बताया था कि क वर्ग है, उसका एक रेजिडेंस है जिसका नेम है कंठ है, और वहां पर कुछ पड़ोसी रहते हैं, तो उसमें हमारे जो स्वर थे वो भी उसके अंदर शामिल थे। इसी तरीके से लेकिन जो स्वर है उनका उच्चारण स्थान, उनके उच्चारण स्थान किसके 2 आधारों पर और बांटा गया है, वो कौन सा है, एक तो मुख के आधार पर और एक जीवा के आधार पर। एक मुख के आधार पर बांटा गया है और एक जीवा के आधार पर। अब आपसे पूछा जाए कि स्वर को उच्चारण के स्थान पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया, एक मुख के आधार पर और एक जीवा के आधार पर। मुख के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, 4, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। और जीवा के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, 4, 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो ये हमें पता होना चाहिए, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं मुख के आधार पर जो स्वर डिवाइड किए गए हैं वो कैसे किए गए हैं, मुख के आधार पर यानी मुंह के आधार पर। देखिए, संवृत का मतलब होता है मुंह का संकुचित होना, संकरा यानी हम कहते हैं ना कि कोई हल्की सी थोड़ी सी जगह और उसके बीच में से हमको ऐसे ऐसे निकलना पड़े तो वो संकरी जगह होती है। तो ये भी जो स्वर हैं कितने हैं, संवृत स्वर 4 हैं। इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारा जो मुख है वो क्या होगा, वो संकुचित होगा, संकरा होगा, वो खुलेगा नहीं। ठीक है, जैसे कि ई, उ, इस तरीके से। फिर आप बात करते हैं अर्धसंवृत। अर्धसंवृत क्या होता है, जब उच्चारण करते समय यानी स्वरों का उच्चारण करते समय जो मुख है वो संकुचित ना होकर आधा खुलता है, यानी पूरा नहीं आधा खुलता है, उसको अर्धसंवृत कहा जाता है। जैसे कि ए, ओ, यहाँ पर मुख पूरा नहीं खुला है, आधा खुला है, इसलिए ये क्या है, अर्धसंवृत है। अब अर्धसंवृत है। अब है नेक्स्ट है विवृत। विवृत का मतलब होता है खुला, विवृत का मतलब होता है मुंह का पूरा खुलना। जैसे कि एक ही है जो विवृत स्वर है, एक है कौन सा है, आ, कौन सा है, आ। ठीक है, आगे है अर्धविवृत। अर्धविवृत मतलब मुंह का जैसे कि अर्धसंवृत था वो भी मुंह का आधा खुलना था, लेकिन उसमें क्या होता है, एक मुंह जो होता है वो ऐसे ओपन नहीं खुलता, मतलब थोड़ा सा संकरा, थोड़ा टाइट मुंह रखा जाता है। लेकिन अर्धविवृत में क्या होगा कि मुंह आधा खुलेगा लेकिन उसका जो उच्चारण है वो खुले तरीके से होगा।
जैसे कि अ, ए, ऐ, जैसे कि अ, ऐ, औ और औ। इस तरीके से ये क्या हो गए, अर्धविवृत। ये भी इनकी संख्या कितनी है, 4। अब बात करते हैं जीवा के आधार पर। देखिए जीवा के आधार पर भी जो हमारे स्वर हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं। एक है अग्र स्वर, यानी कि अग्र स्वर का क्या मतलब है, आपके सामने है अग्र स्वर। अग्र स्वर कौन सी, ई, ए, आई, यानी कि अग्र स्वर कितने हैं, 4। अब ये अग्र स्वर होते क्या है, जब आप स्वरों का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीवा है उस पर जहां पर आपको प्रेशर फील होता है, यानी जीवा को 3 भागों में, जीभ को 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा, अग्र, मध्य और पश्च। अब आपको प्रेशर कहाँ फील हो रहा है, जो जीभ है वहां पर ई, ए, ऐ, यहां इस जगह पर हल्का सा कंपन आपको महसूस होगा। मध्य स्वर, जब आप, एक ही है मध्य स्वर, जब आप इसका उच्चारण करेंगे अ, तो जो हवा का प्रेशर होगा वो आपके जीभ के बीच में होगा। इसी तरह से पश्च स्वर, पश्च स्वर आई थिंक आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। पश्च स्वर, पश्च स्वर का मतलब कि जो आपकी जीवा है उसके लास्ट का हिस्सा, ये फ्रंट होता है, लास्ट का जो हमारे कंठ से जुड़ा होता है वहां पर आपको प्रेशर फील होगा, एक हवा का दबाव महसूस होगा जब आप इनका उच्चारण करेंगे, जैसे कि आ, उ, ओ और औ, इस तरीके से। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कुछ व्यंजन जिनको कुछ नाम दिए गए हैं, उनके उच्चारण के अकॉर्डिंग ही उनको नाम दिए गए हैं। तो ये भी हमारे बहुत जरूरी है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनको पूछा जाता है। जैसे कि देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, जिनको मैंने कल जब वर्णमाला कराई थी तो आपको याद होगा 2 वर्ण बताए थे जिनको अन्य वर्ण बोला जाता है, अन्य व्यंजन बोला जाता है, सॉरी अन्य व्यंजन बोला जाता है। तो वो 2 अन्य व्यंजन है, उनको क्या बोला जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों बोला जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन का मतलब होता है कि जब कोई शब्द, जब कोई व्यंजन आप बोल रहे हैं तो वो एक झटके के साथ बाहर निकल रहा है, एक झटके के साथ बाहर निकल रहा है। जैसे कि अड़, अड़, ये ऐसे लग रहा है कि मुंह से आपने एक शब्द को बाहर फेंका है, ठीक है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। और याद रखने के लिए आप ये भी मान सकते हो कि इनको अन्य व्यंजन कहा जाता है, वर्णमाला से इनको बाहर रखा जाता है। तो उपेक्षित व्यंजन भी आप इसको समझ सकते हैं कि इनकी उपेक्षा की जाती है, इसलिए याद रख सकते हैं कि ये क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब मैंने कल जब आपको ये बताया था कि इनको स्पर्श व्यंजन में शामिल किया गया है, तो आपको ये भी बताया होगा कि जो अड़ होता है वो हमारा अल्प प्राण होता है, ढ होता है वो हमारा महाप्राण होता है, और दोनों ही वर्ण क्या होते हैं, सघोष होते हैं। दोनों ही अन्य वर्ण क्या है, हमारे सघोष हैं। अब हम इसको क्या कहते हैं, इसके 2 नाम हैं, एक तो उत्क्षिप्त व्यंजन है और एक आगत वर्ण है। एक उत्क्षिप्त व्यंजन है और एक आगत वर्ण है। अब आगत वर्ण क्यों कहा गया है इनको, इनको हमने वर्णमाला में बाहर से लिया है, बाहर से लिया है, और जिनको हम क्या करते हैं, शब्दों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इन शब्दों से कभी भी किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से कोई एक व्यंजन देकर, और ये कहा जा सकता है कि बताइए किस वर्ण की, जो कौन सा वर्ण है जो किसी शब्द की शुरुआत में नहीं आता। ये हमेशा मध्य में आते हैं, इसलिए इनको क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन है, क्योंकि ये एक झटके से बाहर निकलते हैं। इनको आगत वर्ण भी बोला जाता है क्योंकि ये बाहर की ध्वनि से, बाहर की अलग से वर्णमाला में अलग से पाए जाते हैं। इनको अन्य व्यंजन भी बोला जाता है क्योंकि इनको वर्णमाला में शामिल ना कर वर्णमाला से बाहर रखा गया है। और ये एक अल्प प्राण है और ढ हमारा महाप्राण है, और दोनों सघोष है। तो इनके बारे में आपको इतना याद रखना जरूरी है। फिर हम बात कर रहे हैं लुंठित व्यंजन। कौन सा भाई, लुंठित व्यंजन। कौन सा है लुंठित व्यंजन, एक है ढ और एक है र, ढ और र। देखिए ये है हमारा ढ, हमारा है ढ, यहाँ पर साउंड का, उच्चारण का ध्यान रखिएगा, ये है ढ और ये है ड।
ये है ड। तो इसमें लुंठित व्यंजन, इसको लुंठित व्यंजन क्यों कहा गया है? जब हम इन दोनों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीवा है वो क्या हो जाती है भाई, थोड़ी सी फोल्ड होगी पीछे की साइड, क्या होगी, थोड़ी सी फोल्ड होगी पीछे की साइड, इसलिए इनको लुंठित व्यंजन कहा जाता है। वापिस उसी सिचुएशन में आ जाएगी जैसे कि आप बोलोगे ड, डक्कन, डक, डक्कन, यानी एक हल्का सा फोल्ड और फिर सीधा, रथ, ठीक है। इसी तरह से आप कहोगे रूप, रथ, रथ, तो ये एक हल्का सा फोल्ड होगा और फिर सीधा हो जाएगा, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहा गया है। आपसे ये पूछा जा सकता है दोनों वर्णों में से एक वर्ण देकर कि इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है, बताइए। फिर है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि, अभी याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आप कहोगे कि मैम ये आगत वर्ण है और ये आगत ध्वनि, इनको दोनों को अलग अलग क्यों बताया जा रहा है जबकि दोनों ही आगत है? इनमें डिफरेंस है, ये हमारे आगत व्यंजन है और ये हमारे आगत ध्वनि। क्या है? ध्वनि। ध्वनि का मतलब कि जिसको हम वर्ण से भी छोटा मानते हैं। जब मैंने वर्ण की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि वर्ण क्या होते हैं, शब्द का वह खंड जिसके और खंड ना हो सके उसको हम वर्ण कहते हैं। यानी कि शब्द की सबसे छोटी इकाई हम जिसको कहते हैं वो वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है? वर्ण होती है। लेकिन वर्ण से भी छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। यानी कि जिसको आप सिर्फ साउंड क्रिएट कर सकते हो, जिसका आप सिर्फ साउंड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आगत ध्वनि है। आगत क्यों बोला गया? क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी शब्द नहीं है, सॉरी, ये ध्वनि है। ये अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है जिसको हम किस में प्रयोग कर रहे हैं? हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। अब हिंदी भाषा में इसको कहाँ प्रयोग करते हैं? जैसे कि हम लिखते हैं डॉक्टर, क्या लिखते हैं? डॉक्टर, डॉक्टर, कॉपी, कॉपी, टॉफी। तो यहाँ पर ओ नहीं लगाते, हमारा जो स्वर वाला ओ है इस ओ को इसमें नहीं लगाया जाता, बल्कि ये जो अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है इसको लगाया जाता है। छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। आगत वर्ण, ये वर्ण है, ये व्यंजन है, ये हमारे आगत व्यंजन है, ये हमारे, सॉरी, इसको हम वर्ण नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आगत व्यंजन, जो हमने बाहर से शामिल किए हैं, आगत व्यंजन, ठीक है। और ये हमारी आगत ध्वनि, ये हमारी आगत ध्वनि, ये हमारे फारसी वर्ण और आगत वर्ण, ये व्यंजन नहीं है, ये हमारे वर्ण, इनको हम वर्ण कहते हैं। ये हमारे फारसी वर्ण है और आगत वर्ण, ठीक है। अब इसको आगत वर्ण, इसको भी आगत वर्ण क्यों कहा गया? क्योंकि ये ध्वनियां भी बाहर से ही आई हैं। ये जो वर्ण है वो अरबी फारसी भाषा के वर्ण है, उर्दू में इस्तेमाल होने वाले वर्ण हैं जिनको हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। अब ये देखिए कि फारसी वर्ण है, इनको अगर पूछा जाए फारसी वर्ण कौन सा है, अभी नीचे जिनके नुक्ता लगता है वो कौन से होते हैं? फारसी वर्ण। कल जब मैंने आपको उच्चारण स्थान से अवगत करवाया था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि एक ज होता है और एक ज होता है, एक फ होता है और एक फ होता है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्या है? आगत वर्ण। दूसरी भाषा से आए हुए शब्दों को हमने क्या कहा? आगत वर्ण। अब बात कर रहे हैं, एक कल मैंने आपको बताया था कि हमारे कुल 25 स्पर्श व्यंजन है, 25, ठीक है। लेकिन अगर अन्य वर्णों को उसमें शामिल करें तो कितने हैं? 27, यानी कि 27, यानी कि 27, ठीक है। लेकिन ये हम बात करें स्पर्श व्यंजन की बात ना कर हम बात करें स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन तो ये 25, उन 25 में ये भी शामिल है, 6 वर्ग आपको याद होगा, उन 25 में ये भी शामिल है, तो स्पर्श व्यंजन तो ऑटोमेटिकली इनको हम बोलते ही हैं। लेकिन इनको संघर्षी क्यों बोला गया है? कि जब आप इनका उच्चारण करते हैं, जब और उच्चारण के समय क्या होता है? तालव्य था, ये तालव्य वर्ण थे हमारे, ठीक है। तो इनको तालव्य वर्ण थे और इनका उच्चारण करते समय जो जीभ है, जो जीवा है, वो तालु को तो टच करती है, लेकिन साथ में एक घर्षण पैदा होता है, एक संघर्ष पैदा होता है, एक कंपन पैदा होता है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन बोला गया। जैसे कि च, च, छ, तो एक संघर्ष होता है हल्का सा, ऐसा नहीं है कि मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जीवा जो जीभ है उसका
तालु के साथ एक हल्का सा कंपन उत्पन्न होता है। तो ये 4 आपको याद रखने हैं, च छ ज, यानी च वर्ग को आपको याद रखना है, बस इसमें पंचम वर्ण शामिल नहीं है। और ये हमारे क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब मैं बात कर रही हूं आपकी एक और संयुक्ताक्षर। हमने पढ़ा था कल संयुक्त व्यंजन, याद होगा। संयुक्त व्यंजन आप याद रखिएगा, मैं एक बार इधर बता रही हूं आपको। संयुक्त व्यंजन ये हमने पढ़े थे, संयुक्त व्यंजन ये वाले हमारे क्या थे, संयुक्त व्यंजन थे, ठीक है। लेकिन ये हमारे संयुक्त व्यंजन थे क्योंकि 2 व्यंजनों से मिलकर बन रहे थे, इसलिए ये हमारे क्या थे, संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ पर बात हम संयुक्त व्यंजन की नहीं कर रहे, संयुक्ता अक्षर, यानी कि 2 अक्षरों से, 2 ध्वनियों से मिलकर जब एक शब्द का निर्माण हो रहा है उसको हम क्या करें, संयुक्ताक्षर। जैसे कि अच्छा, जैसे कि अच्छा। संयुक्त, एक आधा और एक पूरा, इसमें भी हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन में एक व्यंजन आधा और एक पूरा, यहाँ भी एक आधा और एक पूरा, इसलिए संयुक्त अक्षर है ये। अब एक होता है द्वित्व व्यंजन, एक होता है द्वित्व व्यंजन यानी 2 व्यंजन, दोनों देखिए आपको समान लगेंगे, अच्छा और गन्ना, इसमें भी एक आधा, इसमें भी एक आधा, यानी कि एक स्वर रहित, एक स्वर रहित, एक स्वर सहित और एक स्वर सहित। लेकिन इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ये संयुक्ताक्षर क्यों है और ये द्वित्व व्यंजन क्यों है। देखिए जब दोनों, ये रिसेंटली अभी क्वेश्चन आया था, तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि गन्ना, इसमें दोनों ही व्यंजन समान है, यानी एक स्वर रहित एक स्वर सहित, लेकिन दोनों ही क्या है, एक ही व्यंजन है, इसलिए इनको द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन से याद रखना 2 व्यंजन, लेकिन दोनों कैसे, एक जैसे, ठीक है। संयुक्ताक्षर, संयुक्त करना, इकट्ठा करना, 2 जनों को एक जगह पर इकट्ठा करना, लेकिन दोनों कैसे, अलग अलग। च स्वर रहित है और छ स्वर सहित है, लेकिन दोनों ही व्यंजन अलग अलग है। अगर इसकी जगह हम लिख दे, अच्छा की जगह लिख दे सच्चा, क्या लिख दे, सच्चा, तो सच्चा क्या हो जाएगा, द्वित्व व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बच्चा क्या हो जाएगा, द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं, ये दोनों मैंने आपको इसलिए साथ करवाए हैं ताकि दोनों का डिफरेंस आपको पता लगे, संयुक्ताक्षर में क्या डिफरेंस है और द्वित्व व्यंजन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि देखने में तो दोनों ही एक जैसे ही नजर आते हैं। अब बात कर रहे हैं गुच्छ व्यंजन। गुच्छ व्यंजन, गुच्छ व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे कि देखिए एप्पल होते हैं, उनको हम अलग अलग कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट आपने देखे होंगे, जैसे कि अंगूर लगा लीजिए, एक गुच्छे में शामिल होता है, उसका उस गुच्छे में से अगर एक अंगूर निकाल लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, वो उसका उस अंगूर का कोई अस्तित्व नहीं होता, अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं होती। इसलिए क्या है कि गुच्छ व्यंजन भी ऐसा ही है। यहाँ पर आपको याद रखना है, जब पहला वर्ण आधा हो, यानी कि पहला व्यंजन ही आपका आधा हो और जो दूसरा व्यंजन है वो कैसा हो, पूरा हो, तो वो क्या बनेगा, गुच्छ व्यंजन। अब इसको जब बोलोगे तो क का साउंड आपको सुनाई ही नहीं देगा, प का साउंड आपको सुनाई ही नहीं देगा, ये इसमें मिक्स होकर आएगा, अलग से साउंड नहीं आएगा। हम ऐसे नहीं बोलते कयारी, कयारी ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते क्यारी, क्यारी, यानी कै का साउंड य में मिक्स हो गया, प्यार, प्यार, जो यार वाला साउंड आ रहा है, पै का साउंड बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, गुच्छ व्यंजन, एक व्यंजनों का गुच्छा है जिसके अंदर पहला जो साउंड है वो बहुत कम आता है और जो बाद का जो स्वर सहित व्यंजन होता है उसका साउंड ज्यादा आता है। मैं आपको आधा और पूरा भी बता रही हूँ क्योंकि स्वर सहित और स्वर रहित हिंदी के जो ज्ञाता है वो तो जानते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू हिंदी के टच में नहीं है उनको बार बार स्वर रहित स्वर सहित कहना हो सकता है कि समझ ना आए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ एक आधा और एक पूरा। अब इसके बाद है अक्षर। अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ जब हमने पढ़ा था संयुक्त अक्षर, सॉरी यहाँ हमने पढ़ा था फारसी में, जैसे कि वर्ण है और ये अक्षर है, इस तरीके से, ठीक है, ये व्यंजन है, ये वर्ण है। अब अक्षर क्या होते हैं, अक्षर होते हैं कि ध्वनि होती है, अक्षर क्या होती है, ध्वनि, यानी कि जो वर्ण होते हैं उनकी ध्वनि तो अलग होती है। अक्षर जो वर्ण से भी छोटी माना जाता है जिनको, जैसे कि आ, जा, त्या, अगर ऐसी ध्वनि आप देखोगे तो जिनको वर्णमाला नहीं आती, यानी कि छोटे बच्चे आप लगा सकते हो जो बबलिंग करते हैं बार बार एक ही चीज का आ दा 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 इस तरीके से जो बोलते हैं,
वो इस तरह की अक्षर ध्वनि होती है। अक्षरों की, अक्षर एक ध्वनि ही माना जाता है। अक्षर किसको माना जाता है? एक ध्वनि मानी जाती है। तो वो ध्वनि इस तरह से त्या त्या, वो ध्वनि का उच्चारण करते हैं। तो ध्वनि क्या होती है? जो अक्षर से भी छोटी होती है और एक तरह की ध्वनि होती है। अक्षर किसे कहा जाता है? एक प्रकार की ध्वनि होती है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, शहीद वर्ण इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सभी व्यंजनों में अ शामिल होता है। सभी व्यंजनों में अ शामिल होता है। कैसे शामिल होता है? जैसे कि क प्लस अ मिलकर क्या बनता है? क। त प्लस अ त, र प्लस अ र, इस तरीके से। तो ये हमारे क्या है? शहीद वर्ण है। जो हमारे वर्ण विचार है उसमें हमारा एक ही टॉपिक बचता है, जो कि है र। र रे र हमारा किन किन रूपों में प्रयोग तो होता है? एक तो ये ही र होता है जिसको हम स्वर सहित मानते हैं। स्वर सहित मानते हैं यानी कि पूर्ण रूप से पूरा पूरा र हम जिसको कहते हैं। इसके बाद एक रेप वाला र होता है। इसके लिए मैं एक व्यंजन साथ में ले लेती हूँ ताकि आपको ये पता लगे। ये वाला र होता है, ठीक है। एक इसके अंदर ये वाला र होता है, ये देखिए जो हम लिखते हैं क्रम, क्या लिखते हैं? क्रम। और एक ये वाला र होता है। इन चारों र का आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए र, इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? र प्लस अ, क्योंकि ये क्या है? स्वर सहित है। क्या है? स्वर सहित है। लेकिन जो ये र होता है ये हमारा क्या होता है? स्वर रहित, यानी कि आधा। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये इसका वर्ण विच्छेद बनता है। यहाँ पर क पूरा है, क प्लस अ, क स्वर सहित है लेकिन र आधा है। अब हम बात करते हैं किसकी? क्र, यानी कि इस र की। इस र में जो ये र है, जो ये वाला र है, ये क्या है? स्वर सहित है, कंप्लीट है, पूर्ण है। लेकिन जो ये व्यंजन है ये आधा है। तो इसका वर्ण विच्छेद हम किस तरीके से करते हैं? इस प्रकार से हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। ये देखिए र प्लस अ, इस तरीके से। यहाँ पर र क है वो आधा है और र है वो पूरा है, यानी स्वर सहित है। अब इस र और इस र में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। ये र और ये र एक ही है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से र हैं जो समान माने जाते हैं? तो ये र और ये र समान माने जाते हैं, यानी एक ही रूप है। अब दोनों में डिफरेंस क्यों है? ये वी की तरह लिखा जा रहा है, ये एक लाइन लगाई जा रही है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जिन शब्दों के साथ पाई जुड़ी होती है, पाई, जिसको अक्सर आजकल के बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पता, मोस्टली टीचर्स को नहीं पता कि इसको पाई बोला जाता है। इसको अक्सर लाइन बोलते हैं, लाइन की लाइन लगा लीजिए, है ना। आप बेटे आपकी लाइन सीधी नहीं है, क की लाइन सीधी नहीं है, ये लाइन नहीं है, इसको पाई बोला जाता है। ये हर वर्ण में पाई जाती है, हर व्यंजन में, हर स्वर में। ये इस तरीके से, ये देखिए ये इसमें भी पाई है, ये इसमें भी पाई है ना। ये इसके अंदर भी क्या है भाई? ये पाई है। तो जिन व्यंजनों में पाई शामिल होती है वहां पर ये र वाला प्रयोग होता है, ये वाला र। लेकिन जिन में ये पाई नहीं होती, दो वर्ण हैं जिनके अंदर पाई नहीं होती, एक हमारा है द और एक हमारा है ढ, और इनका क्या है? अगर हम इसको इस तरीके से र लगा देते हैं, इस तरीके से र का प्रयोग करते हैं तो ये हलंत लगता है और फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इसलिए इसको इस तरीके से र का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोनों ही र समान है। अब इसका वर्ण विच्छेद भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर ड है वो आधा है और र है वो पूरा, यानी कि स्वर सहित है। तो आपके सामने है, ये हमारे वर्ण विच्छेद थे, ये र का रूप था। अब इसमें एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें। जो ये जो लाइन है, इसको भी लाइन ही बोलते हैं, इस पाई को भी लाइन ही बोलते हैं। ये पाई है और ये शिरोरेखा है। ये क्या है? शिरोरेखा है, ठीक है। अब आपका ये चैप्टर है जो वर्ण विचार है वो हमारा कंप्लीट हो गया है और कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। कॉन्सेप्ट हमने इतना वाइड पढ़ा है ना कि ये मत समझिए कि हमने उसको शॉर्ट किया है, बल्कि ये सोच लीजिए कि 4-5 बुक्स को मिलाकर आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिया है। कहीं से एक सिंगल टॉपिक भी नहीं छोड़ा है।
ठीक है। इस प्रकार से ये आपका एक वर्ण विचार का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट जो कल हमारी वीडियो आएगी, मैं चाहती हूँ कि एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अब हम एक जो कल एक दिन है, नेक्स्ट डे जो रहे वो हमारा शब्द भंडार के लिए रहे, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10-10-20-20 कर हम शब्द भंडार को साथ में लेकर चलेंगे। जैसे कि 10 मुहावरे हो गए, 10 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, 10 हमारे पर्यायवाची हो गए, 10 हमारे अनेकार्थी हो गए और 10 हमारे समरूपी भिन्नार्थक शब्द हो गए। इस तरीके से 40 कुछ बनेंगे, लेकिन जब वो 10 अलग तरीके के होंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा उनको लर्न करना एक दिन में। और जैसे ही हमारा शब्द भंडार कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 10 वाला एक डे वाला, यानी कि 40, 50, 60 तक लगा के चल रहे हैं, शब्द भंडार कंप्लीट हो जाता है, तो शब्द भंडार के साथ इस टॉपिक का आपको एक टेस्ट दिया जाएगा। उसमें आप पता लगा सकते हैं कि आपने जो कॉन्सेप्ट है वो कितने अच्छे से आपको समझ आया है, आपका ये टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, या आपको दोबारा इसके रिवीजन की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने एक वीडियो देखा और आप टेस्ट के लिए तैयार हो गए, नहीं, फिर तो आपको वही टॉपिक को रिवाइज करते रह जाएंगे। आपको पहले इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक 2 पार्ट में ये वीडियो है, दोनों वीडियो देखकर इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। चार्ट बनाना है, 3 टेबल्स है, तीनों चार्ट बनाने हैं आपको, और वो चार्ट बनाकर उनको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि टेस्ट से पहले आप इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, एक कॉन्फिडेंस अपना, आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो कि हाँ वी कैन डू, यानी आई कैन डू एंड आई विल डू। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आज के हमारे लेक्चर को यहीं विराम देते हैं और शुभ रात्रि, धन्यवाद।